दोस्तों, नेपाल में जो अभी हो रहा है उसे सिर्फ एक जेनजी स्टूडेंट प्रोटेस्ट या करप्शन स्कैंडल मत समझिए। ये है एक म्यूटेशन रेवोल्यूशन जिसका इफेक्ट नेपाल की पॉलिटिक्स पे भी है और पूरा साउथ एशिया के इंडिया चाइना पावर बैलेंस पे भी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2008 में मोनार्की गिरने के बाद से नेपाल एक डेमोक्रेसी है, लेकिन सिर्फ 17 सालों में यहाँ 13 से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर्स बदल चुके हैं और पॉलिटिक्स का पैटर्न क्लियर रहा है। जब कम्युनिस्ट पार्टीज जैसे केपी शर्मा ओली की यूएमएल पावर में होती है तो टिल्ट होता है चाइना की तरफ। ट्रांजिट डील्स, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स और इंडिया से डिस्टेंस। जब नेपाली कांग्रेस आती है तो नेचुरली इंडिया के साथ ज्यादा अलाइनमेंट होता है। इसी खींचतान ने नेपाल को अनस्टेबल बनाया। बीच में करप्शन स्कैंडल्स, नेपोटिज्म और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 20% के आसपास है और इकोनॉमी चलती है मोस्टली रेमिटेंसेस पे, मतलब नेपाली वर्कर्स जो गल्फ, इंडिया या अब्रॉड जाके पैसे भेजते हैं। अब आते हैं सितंबर 2025 पर। ओली सरकार ने एकदम से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, एवरीथिंग। एक्सक्यूज था कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया, लेकिन सबको समझ आ गया कि ये एक सेंसरशिप मूव था, क्योंकि उस वक्त वायरल हो रहा था ट्रेंड #नेपोकिड, जिसमें पॉलिटिशियंस के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल एक्सपोज की जा रही थी। और जेनजी के लिए जो डिजिटल नेटिव हैं, ये सिर्फ सेंसरशिप नहीं था, ये उनकी फ्रीडम, उनकी वॉइस पे अटैक था। रिएक्शन इंस्टेंट था। टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोग स्ट्रीट्स पर आ गए। शुरुआत पीसफुल थी। स्टूडेंट यूनिफॉर्म में मैतिघर मंडला से पार्लियामेंट तक मार्च कर रहे थे प्लकार्ड्स के साथ टैक्स पेयर्स का पैसा कहाँ गया। लेकिन फिर वायलेंस एस्केलेट हो गया। पुलिस ने टीयर गैस, वाटर कैनन्स और लाइव बुलेट्स तक का इस्तेमाल किया। कम से कम 19 से 25 प्रोटेस्टर्स मारे गए, मोस्टली टीन्स और यंग अडल्ट्स। हंड्रेड्स इंजर्ड। पार्लियामेंट और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तक जल गए। नेशन वाइड कर्फ्यू लग गया और आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी। प्रेशर बढ़ता गया और 9 सितंबर 2025 को केपी ओली रिजाइन कर गए। लेकिन प्रोटेस्टर्स वहीं नहीं रुके, बिल्कुल भी नहीं। अब डिमांड्स और बड़ी हो गई। पार्लियामेंट डिसॉल्व करो, नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करो और एलिट्स को अकाउंटेबिलिटी पे लाओ। ये रिवोल्ट यूथ ने अपना मूवमेंट बना के डिक्लेयर किया दैट दिस इज आवर रेवोल्यूशन, अ जेनरेशनल ब्रेक थ्रू। ये मूवमेंट अलग था क्योंकि ये लीडरलेस था, पार्टी एफिलिएशन के बिना था और डिजिटली कोऑर्डिनेटेड था। प्योर जेनजी एनर्जी। सेलिब्रिटीज, आर्टिस्ट और इवन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने सपोर्ट दिया। मैसेज क्लियर था, पुराने इंडिया बैक्ड वर्सेस चाइना बैक्ड पॉलिटिक्स से हटके अब हमारा इशू है करप्शन और अकाउंटेबिलिटी। नेपाल अब एक क्रॉस रोड पे खड़ा है। जेन जी इक्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी के नाम पर नए गवर्नेंस मॉडल डिमांड कर रहे हैं और इंडिया और चाइना दोनों ही इसको क्लोजली देख रहे हैं। तो अगला स्टेप क्या है? नया प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या तो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर पीएम बनेगा या फिर कोई ऐसा जो मेजॉरिटी सपोर्ट गैदर कर सके। नहीं हुआ तो पार्लियामेंट डिसॉल्व होके नई इलेक्शंस होंगी। दूसरा है इंटरिम गवर्नमेंट। एनालिस्ट कहते हैं कि एक केयरटेकर इंटरिम गवर्नमेंट बन सकती है जो यूथ डिमांड्स को इंक्लूड करे और 6 महीने के अंदर एक इलेक्शन कराए। कॉन्स्टिट्यूशन में एक क्लॉज नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस पॉसिबल है। फिर बात करते हैं राइजिंग पॉलिटिकल फिगर्स की। सबसे बड़ा नाम है बालेंद्र शाह, काठमांडू का यूथ एंटी करप्शन मेयर। दूसरा नाम है फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कर्की, जिनके ऊपर प्रोटेस्टर्स ट्रस्ट करते हैं इंटरिम हेड के लिए। फिर हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। जेन जी डिमांड कर रही है ब्रॉड रिफॉर्म्स, चेक ऑन करप्शन, अकाउंटेबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन। ये पार्लियामेंट में फाइट क्रिएट करेगा। फिर बात आती है लॉ एंड ऑर्डर की। अभी भी आर्मी तैनात है, कर्फ्यू है और डायलॉग्स शुरू हो रहे हैं यूथ मूवमेंट्स और अथॉरिटीज के बीच में। और इन सब में इंटरनेशनल वॉच भी है। इंडिया कह रहा है पीस एंड डायलॉग, पर ऑब्वियस है कि इंडिया क्वाइटली देख रहा है अपने इंटरेस्ट के लिए। चाइना ज़्यादा कॉशियस है, सिर्फ बोल रहा है होप फॉर स्टेबिलिटी, बेस्ट अकाउंटेबिलिटी और इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहा है। और अब असली मुद्दा। ओली बीजिंग का आदमी था काठमांडू में। उसने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स रिवाइव किए, जी जिनपिंग के साथ टाइज डीपन किए और इंडिया को बॉर्डर डिस्प्यूट्स पे चैलेंज भी किया। चाइना के लिए ड्रीम पार्टनर। लेकिन अब
कम्युनिस्ट ब्लॉक जो 2017 में 174 आउट ऑफ 275 सीट्स कंट्रोल करता था वो टूट गया है। ओली की पार्टी यूएमएल सिर्फ 93 सीट्स, प्रचंड का माओइस्ट सेंटर 53 सीट्स, यूनिफाइड सोशलिस्ट 28 सीट्स और मेजॉरिटी के लिए चाहिए 138। मतलब अब नेपाली कांग्रेस जिसके पास 89 सीट्स हैं, जो हिस्टोरिकली इंडिया के क्लोजर है, बन गया किंग मेकर। अब चाइना के लिए ये एक सेटबैक है, पर इंडिया के लिए ये एक ओपनिंग है। अब कोई भी गवर्नमेंट वन साइडेड प्रो चाइना नहीं बन सकती, हर गवर्नमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा ही। अब बात करते हैं द हेजिंग गेम की। पॉलिटिकल साइंस का एक प्रिंसिपल यहाँ क्लियर है, हेजिंग। नेपाल अब दोनों से फायदा उठाएगा, चाइना से ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर। बायलेटरल ट्रेड ऑलरेडी 124% जंप हुआ है 2023-24 में और 8000 नेपाली प्रोडक्ट्स पर टैरिफ रिमूव कर दिए गए। और इंडिया से ओपन बॉर्डर, रेमिटेंसेस और कनेक्टिविटी, पावर प्रोजेक्ट्स और रेल लिंक्स जहां इंडिया ऑलरेडी पुश कर रहा है। मतलब नेपाल के लिए चॉइस है, एक तरफ इंडिया का स्ट्रेटेजिक विन हो सकता है या फिर एक हेजिंग गेम जहां दोनों से मैक्सिमम बेनिफिट निकाला जाए। तो इसमें बॉटम लाइन क्या है? चाइना ने सालों तक एक यूनिफाइड कम्युनिस्ट ब्लॉक बनाने में इन्वेस्ट किया और वो ओवरनाइट कोलैप्स हो गया। इंडिया के पास अब मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स है और जेन ज़ी की म्यूटेशन रेवोल्यूशन ने पूरा पॉलिटिकल सिस्टम हिला के रख दिया है। सोचने वाली बात ये है, क्या ये रिवोल्ट एक साइलेंट डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इंडिया के लिए, या फिर ये नेपाल का एक नया एक्सपेरिमेंट होगा, एक हेजिंग स्ट्रैटेजी जिसमें वो दोनों जायंट्स को बैलेंस करके अपना फ्यूचर डिफाइन करे। एक बात तो इन सब में क्लियर है, म्यूटेशन रेवोल्यूशन सिंपल प्रोटेस्ट नहीं है, ये हिमालयाज के इंडिया चाइना चेस बोर्ड का सबसे बड़ा रीसेट है पूरे एक डेकेड में।